नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए हर रोज की तरह तैयार है आपका दोस्त, आपका होस्ट योगेश कुमार पांडे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सपोर्टिंग मटेरियल की व्याख्या, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न देखे गए हैं। तो ये सोचा कि भाई आपको भी पूरा सपोर्टिंग मटेरियल इस यूट्यूब पर पढ़ा दिया जाए, ताकि यदि कोई प्रश्न यहाँ से बनता है, और कोई प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी मैं प्रूफ कराऊंगा कि कहाँ पर कौन कौन से प्रश्न बने हैं, तो आपको भरोसा भी हो जाएगा। तो उन सभी प्रश्नों को आप कर लें और सभी प्रश्नों पर आपकी नज़र रहे, कोई प्रश्न गलत ना हो। इसलिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो दो ध्रुवीयता के अंत, इस पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पढ़ने के लिए पहला चैप्टर है, इसको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से भी और बहुत सारी चीज़ों को और सीखने की दृष्टि से भी। तो इस चैप्टर को तुरंत स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे मेरे बच्चा, तो हमें ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछना है, ये चीज़ सीखनी है कि भाई दो ध्रुवीयता का क्या मतलब होता है, दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि 1939 से लेकर के मेरे बच्चा और 1945 तक एक युद्ध चला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है मेरे बच्चा, ये दो महाशक्तियों के बीच, दो देशों के दो गुटों के मध्य हुआ। एक गुट को मित्र राष्ट्र कहा जाता था और दूसरे गुट को धुरी राष्ट्र कहा जाता था। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, अगला प्रश्न ये आता है। तो देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। मित्र राष्ट्र के अंदर एक मित्र था यूएसए, एक मित्र था यूएसएसआर, एक मिनट बेटा, यूएसएसआर। इसके अलावा आपका एक मित्र था फ्रांस, एक मित्र था ब्रिटेन। क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर और आगे की पूरी कहानी लगभग इन दोनों ही महाशक्तियों पर डिपेंड है, इसलिए। और दूसरी चीज, जगह भी नहीं है यहाँ, इसलिए दो को ही लिख रहे हैं। आगे देखिए, धुरी राष्ट्र में 3 कंट्रियां थी, 3 तो थी और इनके साथ भी और बहुत सारी कंट्रियां जुड़ी हुई थी। मोटे तौर पर एक जो थी जर्मनी, ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, IJJ, इटली, जर्मनी, जापान। ठीक है, याद करने के लिए ये इटली, जर्मनी, जापान, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इन दोनों के युद्ध की समाप्ति 1945 में मेरे बच्चा, और यहाँ पर यूएसए ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, और परमाणु बम गिराने के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति मान ली जाती है। अच्छा, इस युद्ध की समाप्ति के बाद आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा का पूरा गुट तो हार गया, ये वाला धुरी राष्ट्र तो हार गया। बचा कौन सा राष्ट्र? बचा केवल मित्र राष्ट्र, ये वाला राष्ट्र बच गए। अच्छा, मित्र राष्ट्रों में भी शुरुआती दौर में स्थितियां बहुत अच्छी रहीं, बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया रहीं, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ मेरे बच्चा, कि जो मित्र राष्ट्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण दोस्त थे, जिसमें अभी हमने एक को पढ़ा यूएसए और एक को पढ़ा यूएसएसआर, जिसमें से एक जो महाशक्ति थी, दोनों महाशक्तियां, अब ये ध्यान रखिएगा, एक जो महाशक्ति थी जिसको यूएसए कहा जाता था, ये पूंजीवादी विचारधारा पर चलने वाली थी, और एक जो महाशक्ति थी जिसको यूएसएसआर कहा जाता था, ये सोवियत संघ कहा जाता था, ये समाजवादी, साम्यवादी व्यवस्थाओं पर चलने वाला देश था। ठीक है, इस यूएसएसआर का जो गठन हुआ था मेरे बच्चा, ये हुआ था 1917 में। अभी आएगा आपके सपोर्टिंग मटेरियल में भी, आगे पढ़ाऊंगा इस बात को। तो 1917 में इसका गठन हुआ था। 1917 से लेकर के और 1991 तक, 1991 तक, ये 1991 तक ये यूएसएसआर बड़े धूमधाम से चलता रहा। और यूएसएसआर वास्तव में था क्या मेरे बच्चा? तो यूएसएसआर लगभग 15 देशों का एक मिला जुला देशों का समूह था, जिस पूरे के पूरे गुट को ही क्या कहा जाता था? यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। 1991 में क्या हुआ मेरा बच्चा, कि कुछ गड़बड़ियों के कारण जो यूएसएसआर था, ये यूएसएसआर क्या हो गया? इसका पतन हो गया। मतलब इसके जो 3 कंट्रीज थे 15 में से, उन 3 कंट्रीज ने अलग होने की घोषणा कर दी, जिसके कारण ये पूरा का पूरा यूएसएसआर विघटित हो गया। इसी को कहा गया दो ध्रुवीयता का
अंत। ठीक है, इसी को कहते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। अब बात आती है कि भैया जब ये दोनों दोस्त, अभी आपने पीछे बताया था कि इतने अच्छे दोस्त थे, तो फिर एक खत्म कैसे हो गया? तो मेरे बच्चा 1945 से, आपने पढ़ा भी होगा, पहला जो चैप्टर है इसका वही है, 1945 से लेकर के, एक मिनट, 1945 से लेकर के और 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला। ठीक, इस शीत युद्ध के दौर में यूएसए और यूएसएसआर आपस में एक दूसरे के शत्रु हो गए, और इस शत्रुता के कारण ही धीरे धीरे जो यूएसएसआर था वो विघटन की ओर चला गया। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर ने समाजवादी नीतियां अपनाई, और भी बहुत सारे कारण थे सोवियत संघ के पतन के, वो हम अभी इसी चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो इसी कारण से पूरा का पूरा सोवियत संघ पतन हो गया, नष्ट हो गया। अब यहाँ से आपको कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं? पहला प्रश्न याद करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? आपका उत्तर होगा 1939 से लेकर के 1945 तक। दूसरा प्रश्न याद करिए कि शीत युद्ध कब से कब तक हुआ? तो आप बताएंगे 1945 से और 1991 तक। आपसे पूछेगा कि शीत युद्ध किन दो देशों, किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ? तो आप बताएंगे यूएसए अमेरिका के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर सोवियत संघ के मध्य हुआ। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि यूएसएसआर या दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए 1939 से और 1945 से 1991 के मध्य पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मान लीजिए कि पूरा का पूरा विश्व में मान लो, तो इस पूरे विश्व में बहुत सारे हिस्से पर, इस तरफ को मान लीजिए यूएसए और इस तरफ को यूएसएसआर अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगा हुआ था, अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगा हुआ था। तो जो पूरी की पूरी शक्ति थी ना मेरे बच्चा, वो आधी शक्ति तो इधर को केंद्रित हो गई थी और आधी शक्ति इधर को केंद्रित हो गई थी। आधे देश में मान लीजिए बहुत सारे देश थे, तो उसमें से बहुत सारे देश तो इधर पूंजीवाद की ओर चले गए और बहुत सारे देश साम्यवाद की ओर आ गए। तो ये पूंजीवाद और साम्यवाद की ओर विभाजन से ना पूरा का पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, पूरी की पूरी शक्तियां दो गुटों में बट गई। इसी को दो ध्रुवीयता कहते हैं। और आगे चल करके 1991 में क्या हुआ कि ये वाला तो जो गुट था वो खत्म ही हो गया, तो इसीलिए कहा दो ध्रुवीयता का अंत। वास्तव में अभी मैंने आपको पीछे चर्चा की कि भाई ये जो यूएसएसआर था ये 15 कंट्रीज का, 15 देशों का एक समूह था, इनमें से 3 देश अलग हो गए, तो इसीलिए इसका विघटन हो गया। तो इसके लिए अंत की जगह एक दूसरा शब्द क्या है? विघटन भी है। ठीक है, कई बार आप गाइडों में या सपोर्टिंग मटेरियल में या और कहीं पर देखेंगे तो कई बार इनका लिखा होता है इस चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का विघटन, दो ध्रुवों का विघटन। ठीक है, तो दो ध्रुवों का विघटन। तो एक जो ध्रुव था, ये पूरा का पूरा जो ध्रुव था, इधर का जो ये ध्रुव था, ये पूरा का पूरा नष्ट हो गया, इसीलिए इसको कहा गया दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये तो था थोड़ा सा परिचय आपका चैप्टर के साथ, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट आपका सपोर्टिंग मटेरियल का क्या कहता है? कहता है कि शीत युद्ध के प्रतीक में बनी, शीत युद्ध के प्रतीक में बनी 1961 में बनी, शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी वर्लिन की दीवार को 9 दिसंबर 1989 को जनता के द्वारा गिरा दिया गया। तो पहली चीज, अगर आपसे पूछे कि शीत युद्ध का प्रतीक क्या है, तो शीत युद्ध का प्रतीक क्या है? वर्लिन की दीवार। पूछे कि वर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी वर्लिन है, जर्मनी का एक शहर है वर्लिन। ठीक है, अच्छा ये दीवार कब बनाई गई? तो आप बताएंगे कि ये दीवार कब बनाई गई? तो 1961 में बनाई गई। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछे तो आप इसको बताएंगे। अच्छा, ये जो जर्मनी के अंदर जो ये दीवार बनाई गई थी, ये दीवार किस चीज का प्रतीक थी? तो आप बताएंगे कि ये साम्यवाद और पूंजीवाद की दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। किसके किसके बीच? साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक जो थी वो क्या थी? वर्लिन की दीवार थी, जो कि जर्मनी के अंदर बनाई गई थी। अब आपसे पूछे कि जर्मनी की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी, तो आप बताएंगे कि सर ये दीवार तो लगभग 150 किलोमीटर लंबी बनाई गई थी जर्मनी के अंदर। मतलब जर्मनी के शहर वर्लिन के अंदर लगभग 150 किलोमीटर एक लंबी दीवार बनाई गई थी, जो साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी। उसी को वर्लिन की दीवार कहा जाता था। अब यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए ये लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो आप बताएंगे सर ये लगभग 28 वर्षों तक वर्लिन की दीवार वर्लिन के अंदर मतलब जर्मनी में ये खड़ी रही।
अच्छा, 1989 में बर्लिन की इस दीवार को गिरा करके 9 दिसंबर 1989 को ये साम्यवाद और पूंजीवाद का जो सिलसिला था इसको समाप्त कर दिया गया। और यहीं से दो ध्रुवीयता का, यहीं से जो साम्यवाद और पूंजीवाद का एक अंतर है उसको समाप्त मान लिया जाता है। लोगों को अब ये समझ आ गया कि भाई ये पूंजीवाद और साम्यवाद कुछ होता जाता नहीं है, भाई इससे दूर होकर के आगे बढ़ो और अपने विकास की ओर अग्रसारी तो आगे बढ़ो। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन तो ठीक है, लेकिन अब ये बना कैसे ये भी तो समझना है। तो ये तो एक लाइन में प्रश्न आप याद ही रखिएगा कि भाई 25 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हुआ। अच्छा, अब इस वाले को समझिए पॉइंट, यहाँ से भी आपके लिए प्रश्न है एक। क्या प्रश्न है तो देखिए, सोवियत संघ का जन्म और व्यवस्था या फिर प्रणाली। 1917 में रूसी या बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया। 1917 में एक क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति या इसी को अगर बोल्शेविक नहीं रूसी क्रांति भी लिखा हुआ हो तो भी चलेगा, रूसी क्रांति भी इसी को कहते हैं। रूसी क्रांति हुई और इस रूसी क्रांति के द्वारा ही जो यूएसएसआर था वो निकल करके सामने आया। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी और उनके नेतृत्व में ये क्रांति होने के बाद यूएसएसआर की स्थापना की गई 1917 में। लगभग 15 राज्यों को एक साथ मिलाया गया। यूएसएसआर एक महासंघ है, ये आपको ध्यान रखना है, एक महासंघ है। महासंघ और संघ में क्या अंतर होता है मेरा बच्चा? तो जो महासंघ होते हैं उसमें से आप जब कनेक्ट होते हैं उनके साथ तो आप कभी भी उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन जो संघ होते हैं वहाँ से आपको अलग होने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, आगे चलिए। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और समाजवादी दलों द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। ये प्रश्न 2 नंबर में आपसे पीछे पूछा गया है कि भाई बताइए कि सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि सर सोवियत प्रणाली तो क्या है? सोवियत प्रणाली तो एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी केंद्रीकृत योजना है, केंद्र द्वारा चलाई गई। क्योंकि सोवियत संघ में आपको पता है कि वहाँ पर एक ही पार्टी थी और उस पार्टी के द्वारा ही पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को चलाया जाता था। तो केंद्रीकृत योजना है, राज्य के नियंत्रण पर आधारित होती है, जहाँ पर राज्य ही हर प्रकार के निर्णय लेता है, जो भी करना है वो सब राज्य ही करता है, आधारित व्यवस्था होती है और समाजवादी दल द्वारा ये निर्देशित व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्थाओं को ही सोवियत प्रणाली कहा जाता है। जब आप सेकंड बुक पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक विशेष प्रश्न पढ़ना पड़ता है, पढ़ना ही है, पढ़िएगा भी, और वो है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली, तो कांग्रेस प्रणाली और साथ ही साथ सोवियत प्रणाली। ध्यान रखिएगा सोवियत प्रणाली क्या है? तो जो सरकार द्वारा, सोवियत संघ द्वारा केंद्रीकृत योजना, राज्य द्वारा नियंत्रित योजना, समाजवादी द्वारा पोषित योजना, उसके द्वारा जो व्यवस्था चलाई जा रही थी उसी को ही सोवियत प्रणाली कहा जाता था। आगे बढ़िए, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा कि सोवियत प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं को चिन्हित कीजिए या सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं बताइए। तो आपको निम्नलिखित में से कुछ पॉइंट आपको डिस्कस करने। देखिए, अगर 4 नंबर का प्रश्न पूछता तो 4 पॉइंट आप डिस्कस कर दीजिए, अगर आपसे 6 नंबर का पूछता तो 6 पॉइंट डिस्कस कर दीजिए। तो जैसा भी प्रश्न पूछता है, सोवियत प्रणाली की पहले विशेषता बताइए, फिर इसके ये अर्थ बताइए। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। इस बात की चर्चा अध्याय के शुरू में ही मैंने कर दी थी कि जो सोवियत प्रणाली थी वो पूंजीवाद को नहीं मानती थी, बल्कि वो समाजवाद को मानती थी और समाजवाद के आदर्शों पर चलती थी। ठीक, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, अर्थात एक वेल प्लान। और आपको अच्छी बात बता दूं कि जो सोवियत संघ की नियोजित प्रणाली थी, सोवियत संघ के इसी नियोजन प्रणाली को भारत में भी अपनाया गया है, जिसके आधार पर भारत में योजना आयोग इत्यादि काम करते हैं, आदि जो है वो काम करते हैं। तो ये एक बड़ी बात थी सोवियत संघ की कि वहां पर नियोजित अर्थव्यवस्था थी। और देखिए मेरा बच्चा, चाहे अर्थव्यवस्था हो चाहे व्यक्ति हो, यदि नियोजित नहीं हुआ ना मेरा बाबू तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए नियोजन बेहद जरूरी है किसी भी प्रणाली के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए। अच्छा, आगे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा वहां पर उपलब्ध थी, रोटी कपड़ा और मकान, अमूल माचो पहन के नाचो, ये इस चीज की सुविधा वहां पर उपलब्ध थी।
उसके अलावा न्यूनतम जीवन स्तर की जो सुविधाएं थी वो भी उपलब्ध थी। आगे बेरोजगारी का ना होना, वहां पर बेरोजगारी नाम मात्र की थी। ना होना मैं तो नहीं मानता, कुछ ना कुछ तो बेरोजगारी रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कह रहा है तो हम मान लेते हैं कि भाई बेरोजगारी का ना होना। और उन्नत संचार प्रणाली का होना, ये भी क्या करता, सोवियत प्रणाली की एक बड़ी विशेषता है। सोवियत प्रणाली की एक बड़ी विशेषता, मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व, जितने भी चीजें थी उन सब पर राज्य का स्वामित्व होता था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था, जितना भी उत्पादन की चीजें थी उन पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। ठीक, इस प्रश्न को आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। अच्छा, जब हम 8वें चैप्टर का डिस्कशन करते हैं तो वहां पर पहली दुनिया का मतलब विकसित देश, दूसरी दुनिया का मतलब विकासशील देश और तीसरी दुनिया का मतलब अल्प विकसित देश। लेकिन यहाँ पर उस दुनिया का मतलब अलग है। देखिए, दूसरी दुनिया क्या है, तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया कहा गया। तो मोटे तौर पर यदि मैं कहना चाहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि यूरोप के वो सभी देश, यूरोप की वो सभी कंट्रीज जो समाजवादी व्यवस्थाओं पर चलती थी, समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर चलती थी, जो यूएसएसआर का कहना मानती थी, जो यूएसएसआर के साथ चलती थी, उन सभी देशों के समूह को ही दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। यदि आपसे दूसरी दुनिया के बारे में प्रश्न पूछे तो आप इसको अच्छे से लिख करके आइएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताइए, या मिखाइल गोर्बाचेव क्या है। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में सोवियत प्रणाली के अंदर सुधार करने के लिए आए थे। सोवियत प्रणाली के अंदर सुधार करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव आए थे, और मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। ये 3 प्रकार की मुख्य नीतियां लेकर के आए। देखिए क्या ये 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना व खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। दोनों प्रश्न आपसे पूछ लेगा। मान लीजिए पूछ ले कि पुनर्रचना या सिद्धांत किसने दिया, 4 लोगों के नाम देगा, मिखाइल गोर्बाचेव आपको टिक करना है। या ग्लासनोस्त या फिर खुलेपन की नीति किसने दी, तो ये भी आपकी मिखाइल गोर्बाचेव ने ही दी थी। ठीक, आगे देखिए, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। देखिए, जब मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए तो उस समय तक सत्ता काफ़ी चरमरा चुकी थी, बहुत बढ़िया व्यवस्थित तरीके से काम चल नहीं रहा था सोवियत संघ का। अब ये था कि हाँ भाई विघटित हो जाएगी, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव को ये विश्वास था कि यदि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ और यदि मैं ठीक ठाक तरीके से काम करता रहा तो निश्चित रूप से सोवियत संघ एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगा, अर्थात उसकी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन जो सोवियत संघ की जनता थी ना मेरे बच्चा, उसके अंदर विकास की इतनी तीव्र लालसा थी, उत्कंठा थी कि अब तो ये करना, मतलब होता है ना, उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज अब तक बची नहीं थी। और उस पेशेंस ना होने के कारण ये जो सोवियत संघ था और ये जो मिखाइल गोर्बाचेव के प्रयास थे, ये असफल होते हुए नजर आए, असफल हो गए। और जब मिखाइल गोर्बाचेव के प्रयास असफल हो गए तो सोवियत संघ विघटित हो गया। देखिए कैसे, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 1991 में बोरिस याल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इन तीनों लोगों का नाम ध्यान रखना है। ये तीनों लोग वही हैं जिन्होंने, कौन कौन से, ये देखिए, एक तो रूस, एक यूक्रेन और एक बेलारूस। ये तीनों बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज थी मेरा बच्चा। देखिए, मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप से सबसे पहले लेफ्ट कौन होगा, वो व्यक्ति होगा जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो गरीब है, जो छोटा है, जो दबा कुचला फील कर रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ रूस सबसे ज्यादा ताकतवर देश, यूक्रेन सबसे ज्यादा ताकतवर देश, बेलारूस सबसे ज्यादा ताकतवर देश, और यही इन्हीं तीनों देशों ने अलग होने की मांग कर दी कि भाई हम अलग हो रहे हैं। और इस सब को अलग करने के पीछे जिस महान आत्मा का, महान व्यक्तित्व का नाम था वह है बोरिस याल्त्सिन। इस पूरे चैप्टर से 2 लोगों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक ये याल्त्सिन और दूसरा मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, और मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार सफल क्यों नहीं हुए
ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे चल करके जब ये सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ की समाप्ति हो गई, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना रूस। वेरी गुड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये रूस, ये उत्तराधिकारी बना। और इस रूस के पहले प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया किसको? बोरिस याल्त्सिन को। तो ये प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा कि बोरिस याल्त्सिन जो थे वो आए। अच्छा, बोरिस याल्त्सिन मिखाइल गोर्बाचेव का बड़ा विरोध करते थे, मिखाइल गोर्बाचेव के विरोध में थे बहुत ज्यादा, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध करते थे ये, और उनके विरोध में देख लीजिए आज कहाँ पहुंच गए। वैसे और भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था और आज देखिए कहाँ से कहाँ है ना। चलिए आगे चलते हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी और बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी। आगे बढ़िए। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया मेरे बच्चा, तो वहाँ से जितने भी वो 15 गणराज्य थे, वो 15 जो नए राष्ट्र थे वो अपने आप में अलग हो गए, और जो अलग हुए उन्हीं राष्ट्रों को ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहा, उन्हीं को CIS कहा, उन्हीं को CIS कहा। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए CIS क्या है, तो आप बताएंगे कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में सोवियत संघ जो 15 नए राज्यों का उदय हुआ, उन 15 नए राज्यों के उदय को ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल या CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलिए फिर एक और आगे के टॉपिक को चर्चा करते हैं के पूरे आगे, सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो अभी हमने सीख लिया कि सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या क्या थी, और आगे चल करके सोवियत प्रणाली का विघटन हो गया। तो आपसे जाहिर सी बात है एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि बताइए सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया और हो सकता है आगे आपकी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछ लें। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से उत्तरदायी कारण इन्होंने बताए। पहला उत्तरदायी कारण मेरे बच्चा, सोवियत प्रणाली के अंदर नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का पूरा ना होना। अर्थात लोगों ने सोवियत संघ की व्यवस्था से जो उम्मीद की, जो आशा की कि हमें ये चीज़ मिलेगी, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, वो कुछ भी हो नहीं पाया। और जब नहीं हो पाया तो लोगों का अपनी सरकार से मोह भंग हो गया, और जब सरकार से मोह भंग हो गया तो लोगों ने उस सरकार पर विश्वास करना बंद कर दिया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन का एक कारण ये बना। दूसरा कारण, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही का मतलब वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था, जो तंत्र था, राजनीतिज्ञों से ज़्यादा उस तंत्र का प्रभाव सोवियत प्रणाली पर अधिक पड़ा। और जब वहाँ की नौकरशाही, जो पुलिस तंत्र था, जो वहाँ पर अधिकारी तंत्र था, उस अधिकारी तंत्र का इतना ज़्यादा महिमा मंडल था, बोलवाला था, लोगों को इतना परेशान किया जाता था, दुखी होते थे लोग, जिसके कारण सोवियत संघ की प्रणाली से विश्वास उनका उठ गया। कम्युनिस्ट पार्टी का उन पर अंकुश बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। इस वजह से भी जो सोवियत प्रणाली थी वो क्या हो गई, विघटित हो गई। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, अर्थात सोवियत संघ के जो नेता थे उन्होंने अपने हथियारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ पर कर दिया, परमाणु हथियारों को बनाने पर। भाई एक बात बताओ, किसी देश की जो जनता है, नागरिक है, उसको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ना मेरे बच्चा, उसको परमाणु हथियार से क्या लेना देना। और भाई पहली प्रायोरिटी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, और आफ्टर देन परमाणु हथियार, है ना। लेकिन सोवियत प्रणाली ने सबसे ज़्यादा अपना पैसा परमाणु हथियारों पर खर्च कर दिया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी का मुकाबला करने में पीछे हो जाना। सोवियत संघ परमाणु हथियारों में तो बराबर की टक्कर देता रहा पश्चिमी देशों को, लेकिन जो बुनियादी ढांचा था, बुनियादी ढांचे का मतलब जो गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों के अन्य विकास है, उन विकास की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाया और ज़्यादा ध्यान उसने हथियारों पर दे दिया, जिसके कारण जो है वो सोवियत व्यवस्था पतन की ओर चली गई। रूस की प्रमुखता, रूस अपने आप को दादा मानता था, तो जितने भी 15 कंट्रीज थे उसको लगता था कि सबसे बड़ी कंट्री मैं ही हूँ और मुझे तो अपने हिसाब से ही चीज़ों को मैनेज करना। इसीलिए लोग रूस के इस व्यवहार से
संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण सोवियत प्रणाली का विघटन हुआ। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध, मैंने कल कि भाई सोवियत संघ के जो सुधार करने वाले नेता मिखाइल गोर्बाचेव थे, वो सुधारों को ठीक ठीक कर रहे थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि भाई जितनी धीमी गति से विकास कर रहे हैं उतनी धीमी गति से कुछ होने वाला है नहीं। और फिर आगे अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई थी, रुक गई थी, और उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं थी उनमें भी कमी आ गई थी। 2 पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं और प्रभुसत्ता की इच्छा का उभार, जो 15 गणराज्य सोवियत संघ के साथ मिले थे, अब वो ये चाहते थे कि भाई हम भी अपना अलग से राष्ट्र बनाएं और हम भी एक देश बने। और इस इच्छा ने संप्रभुता की जो इच्छा थी, उस संप्रभुता की इच्छा ने राष्ट्रों को अलग से बनने का एक मौका दे दिया। बनने की एक इच्छा लोगों के अंदर प्रवृत्त हो गई और उन्होंने अपने आप को सोवियत प्रणाली से, सोवियत संघ से अलग कर लिया। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी हो जाना, अर्थात उसको लोगों से ज़्यादा अब सत्ता का लालच हो गया। और ये ध्यान रखिए, सत्ता लोगों से है ना, सत्ता आपके पास प्राप्त है तो वो लोगों से है, लोग सत्ता से नहीं है ना। और इस चीज़ को वो समझ नहीं पाए कि भाई जनता नाम की शक्ति भी बहुत बड़ी होती है, वो बगावत कर दे तो कुछ भी हो सकता है। जनता ने वैसा ही किया, राष्ट्रों ने वैसा ही किया और अलग हो गए। पार्टी की जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कि जनता जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की, वो जवाबदेह नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल नहीं थी जनता के प्रति, इसीलिए जो उसके 15 गणराज्य थे वो वहाँ से अलग हो गए। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। इन सभी कारणों से तो विघटन हो गया, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला विघटन होने का? नंबर 1, शीत युद्ध की समाप्ति, अर्थात जो वैचारिक युद्ध था जो 1945 से लेकर के 1990 तक चला था, 1991 तक चला था, वो वैचारिक युद्ध, वो विचारधारा का युद्ध, वो जो तनाव और संघर्ष की स्थिति थी, वो अब समाप्त हो गई, क्योंकि जिसके साथ संघर्ष था अब वही नहीं था। अर्थात शीत युद्ध, सोवियत संघ नहीं रहा, सोवियत संघ नो मोर। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। ये बहुत विशिष्ट बात है कि 1991 से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अमेरिका गतिविधि करता था तो उसको रोकने के लिए सोवियत संघ तैयार रहता था कि भाई अगर आप कुछ भी करोगे मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई ऐसे कैसे। लेकिन अब क्योंकि सोवियत संघ ही नहीं रहा तो अब अमेरिका को रोके कौन, इसलिए अमेरिका एक ध्रुवीय शक्ति बन गया, अर्थात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। आपसे पूछे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, तो 1939 से लेकर के 1945 से लेकर के 1991 तक, देखिए यहां लिख देता हूं, 1945 से लेकर के और 1991 तक आपको पता है कि पूरा का पूरा देश वैचारिक युद्धों में, पूरा विश्व वैचारिक युद्धों में फंसा होता है। एक तरफ कौन था, यूएसए, और दूसरी तरफ कौन था, यूएसएसआर। इसी को दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा गया है। एक एक ध्रुव पर तो यूएसए और एक ध्रुव पर यूएसएसआर, और अब ये चला गया तो पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल और केवल एक ध्रुव रह गया, और वो उस ध्रुव का नाम क्या था, यूएसए अर्थात अमेरिका। अगला चैप्टर इसी से रिलेटेड है, उसमें हम और भी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करेंगे। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अभी हम इसके विघटन के कारणों में एक कारण ये पढ़ रहे थे कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर किया गया। यहाँ पर जब आपका युद्ध ही नहीं हो रहा, जब आप हो ही नहीं, तो काय की हथियारों की होड़, वो समाप्त हो गई। 15 नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ रूस का उत्तराधिकारी बना। प्रश्न पीछे पूछा गया सपोर्टिंग मटेरियल में कि रूस का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको बताना है, रूस का नहीं, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको बताना है कि सर सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था ना, वो कौन था, रूस था। ये देखिए ये लिखा हुआ है, रूस था। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन हुआ। अब बहुत सारे देश जो रूस की तरफ झुके हुए थे, क्योंकि अब रूस ही नहीं रहा, सोवियत संघ ही नहीं रहा, और जब सोवियत संघ नहीं रहा तो उन्होंने अपने शक्ति संबंधों को बदल लिया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या फिर पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया। तो छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट क्या है इसमें, कि समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि अब क्या
क्या समाजवाद आगे चल सकता है या समाजवाद को यहाँ से समाप्त मान लिया जाए? और जो पूंजीवादी विचारधारा थी, इस पूंजीवादी विचारधारा का जो वर्चस्व था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़कर आगे आया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बताइए शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक, इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या? एक तो विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये देखिए, एक है विश्व बैंक WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का, किससे? समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का जो परिवर्तन का जो एक मॉडल अपनाया गया, इस मॉडल को ही क्या कहा गया? शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक। अच्छा, शॉक थेरेपी की बड़ी विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता देखिए, शॉक थेरेपी की पहली विशेषता क्या थी कि यहाँ पर जो मिल्कियत का जो प्रमुख होगा वो निजी स्वामित्व होगा, अर्थात चीज़ों का जो मालिकाना हक होगा वो निजी हाथों में होगा। राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया, जितनी भी राज्य की भूमि थी, राज्य की चीज़ें थी, उन सबको निजी हाथों में दे दिया गया। सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म को बढ़ावा दिया गया। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। साथ ही साथ मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता को आसान किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव देखने को मिला इस व्यवस्था में। इसके अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले? फेवरेट क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, एक बार सीख के जाइए कि भाई शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। एक प्रश्न तो आपको करके ही जाना चाहिए शॉक थेरेपी से। देखिए, पहला, यह पूर्णतः असफल रही, थोड़ी बहुत भी नहीं, पूरी की पूरी सफा एकदम, बिल्कुल इसका कोई लाभ नहीं हुआ। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, अर्थात जितना भी उसका औद्योगिक ढांचा था वो सब नष्ट हो गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, तो रूसी मुद्रा रूबल, ये ध्यान रखिएगा कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। अच्छा, एक प्रश्न मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता करके देंगे कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा क्या है, उसका नाम क्या है? ये प्रश्न आप मुझे बताएंगे। आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा इसका उत्तर। अच्छा, तो सोवियत संघ के रूबल में गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्थाएं नष्ट हो गई। 90% उद्योग धंधों को, यहाँ से दूसरा प्रश्न लीजिए, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा प्रश्न है कि गैराज सेल, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के लिए प्रश्न है आपका। तो लगभग 90% उद्योग धंधों को, कंपनियों को औने पौने दामों में किसको बेच दिया गया? निजी हाथों में बेच दिया गया। और इस निजी हाथों में बेचने की इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया? विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। आर्थिक विषमता बढ़ी, अर्थात अमीर गरीब के जो बीच अंतर था वो बढ़ गया, है ना। इसके अलावा जो माफिया, औद्योगिक संकट बढ़ गया, माफिया वर्ग का उदय हुआ और कमजोर संसद व राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियां, जिनकी समाजवादी राष्ट्रपति शासन जो था वो भी आ गया। अच्छा, इसके अलावा तनाव व संघर्ष के क्षेत्र। देखिए, जब सोवियत संघ से 15 के 15 गणराज्य अलग हुए तो बहुत सारे गणराज्यों में तनाव की स्थिति बन करके सामने आई, तनाव जो थे वो होने लगे। पहला तनाव कहाँ देखने को मिला? तो देखिए, पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी और रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन जो थे वो चले। तो यहाँ से आपको जो प्रश्न करना है वो क्या करना है? देखिए, पहला प्रश्न अंडरलाइन करा रहा हूँ मैं आपके लिए, ये कि भाई रूस के जो गणराज्य थे, कौन से 2 गणराज्य थे जहां पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? तो आपको एक का नाम तो चेचन्या और दूसरे का नाम दागिस्तान। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना है
कि चेचन्या और दागिस्तान ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, जब बड़ों का नियंत्रण हट जाता है ना, तो बाहरी लोग हमारा खूब फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो बात घर की हो, चाहे अपने मित्रता की हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की हो। जब तक चेचन्या, दागिस्तान और अन्य जो कंट्रीज थी ये रूस के सानिध्य में थी, रूस के अधीन थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये रूस और सोवियत संघ वाले उस आवरण से बाहर निकले, तो बाहरी लोगों ने इन पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। हर कोई चाहता था कि मेरे साथ देश जुड़ जाए, मेरे साथ देश जुड़ जाए, जिसके कारण उन जो छोटे छोटे देश थे उनको बड़ी समस्याएं। चेकोस्लाविया दो भागों में, चेक और स्लोवाकिया 2 भागों में ये बट गया। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किन 2 भागों में बटा। तो आप बताएंगे कि सर एक भाग तो उसका चेक बन गया, दूसरा स्लोवाकिया बन गया, और ये जो दोनों थे उसको पहले संयुक्त रूप से चेकोस्लोवाकिया कहा जाता था। अगला, बाल्कन के क्षेत्रों में भी कुछ संघर्ष देखने को मिला। जैसे बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, जिसमें सम्मिलित बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और ये बाल्कन का क्षेत्र था। बाल्कन संकट के बारे में आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा, तो दोनों बाल्कन और बाल्टिक दोनों क्षेत्रों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये संघर्ष है जब सोवियत संघ से वो गणराज्य 15 के 15 अलग हुए, तो कुछ गणराज्यों में कुछ बाहरी लोगों ने कुछ अपने उनकी कुछ क्या खुद की आंतरिक स्थितियों के कारण बहुत सारे संघर्ष वहाँ पर क्रिएट हुए, तनाव बहुत सारे क्रिएट हुए। बाल्टिक क्षेत्रों को देखिए, बाल्टिक क्षेत्रों के लिथुआनिया में मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी बन गए और 2004 में नाटो में सम्मिलित हो गए। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका का एक सैन्य संगठन है, जो वारसा, जिसके विपक्ष में वारसा नामक संगठन को किया गया था। 1949 में इस संगठन को बनाया गया था। ठीक, आगे देखिए, मध्य एशिया, इसमें एक कंट्री थी। ये जब मैंने 2016 में पेपर दिया था, तो ये प्रश्न मेरे प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि बताइए कौन सा वो गणराज्य था सोवियत संघ का जिसमें 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला था। तो वो था तजाकिस्तान। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही और मध्य एशिया के गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार और इसी क्षेत्र में बाहरी ताकतें तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गई और इनको तो बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों ने बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया। लेकिन साम्यवादी देश और भारत, पूर्वी साम्यवादी देश और भारत। देखिए, भारत सोवियत संघ और मुख्य तौर पर रूस का सबसे अच्छा मित्र था। 1971 में जब आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश का युद्ध हुआ, तो उस भारत और बांग्लादेश के युद्ध में भारतीय जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने सोवियत संघ के साथ 20 सूत्रीय संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे, जो कहीं ना कहीं भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन नीतियाँ, नियम, कानून राष्ट्रीय हितों से परे होती हैं। मतलब पहले राष्ट्रीय हित है, उसके बाद नीति, नियम, कानून, कायदे होते हैं। राष्ट्र का हित होना चाहिए सबसे पहले, और उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि भाई सहायता लेनी जरूरी थी, क्योंकि उस समय कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनी थी। चलिए आगे जब आएगी तो चर्चा तो हम उस पर करेंगे। तो साम्यवादी देशों और भारत के संबंध जो थे वो किस प्रकार के हुए, इस पर चर्चा करते हैं। पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे थे, रूस के साथ विशेष रूप से संबंध प्रगाढ़ थे, मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया संबंध थे, बिल्कुल एकदम पक्के यार थे, ऐसा आप कह सकते हैं। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। समझना जरूरी है कि बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक देश की धौंक ना चले, किसी एक देश की पावर ना चले, बल्कि अन्य क्षेत्रों में अन्य शक्तियां जो थी वो सामूहिक रूप से निकल करके सामने आए, तो इसको हम बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। तो 3 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आपने पढ़ ली, 1 ध्रुवीय,
द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय, ठीक है, बहुध्रुवीय, ठीक है। ये आपने 3 पढ़ी। एक ध्रुवीय 1991 के बाद हुई जब यूएसए फुल पावर में आया। 2 ध्रुवीय कब से कब तक थी, तो 1945 से लेकर के 1991 तक थी। और बहुध्रुवीय विश्व क्या है, अभी है नहीं, लेकिन भारत की और रूस की ऐसी इच्छा है कि विश्व जो है वो बहुध्रुवीय व्यवस्था बने, ठीक। आगे देखिए, दोनों देशों में सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभुसत्ता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है, सबसे बड़ा। रूस से तेल आयात भारत बड़ी मात्रा में करता है, परमाणु योजनाओं में इसने मदद की थी। और कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात करने की बड़ी कोशिशों में इसने इसका साथ दिया। और देखिए, इसमें गोवा में दिसंबर 2006 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है, आपके पास इस बार ब्रिक्स भी जोड़ दिए गए आपके सिलेबस में। इसको लेकर के भी मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा कि ब्रिक्स क्या है, कैसे है, वो भी जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा। सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुई 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, ये ध्यान रखिएगा दोनों देशों के प्रमुखों के नाम, के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर उन्होंने बल दिया, जोर दिया। चलिए यहीं तक इसको रखते हैं। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपसे मैं 4 नंबर 6 नंबर के कुछ महत्वपूर्ण इसके प्रश्नों को कवर कर लूँगा। फिलहाल आप पहले इसको इतना सीख लीजिए और मैं आपको उसको अगले पार्ट में दूंगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए। आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको ज़रूर मुझ तक पहुंचाइए ताकि मैं आपकी प्रतिक्रिया को जान सकूं। और आपके लिए यदि और अच्छा, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा समझ आ जाता है सर का, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। आपको भी सीखना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना है ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। आप नहीं शेयर करेंगे तो भी पहुँच जाएगी, लेकिन आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि बिना किसी बाधा के जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तुरंत आप उसको क्लिक करिए। और देखिए, समय बहुत बहुमूल्य है, तैयारी का बहुत कम समय बचा हुआ है। जितना समय मिलता है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करिए, उसका प्रयोग करिए और चीज़ों को सीखिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि पूरा सपोर्टिंग मटेरियल आपको ऐसे ही व्याख्या में चाहिए या फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की व्याख्या आप तक पहुंचाऊं। जैसा आपको ठीक लगे मुझे ज़रूर से ज़रूर अपने सुझाव दीजिए, मैं आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।